तो चलें। दृश्य एक बर्फीले पहाड़ी इलाके में बदल जाता है। वर्ज अपने राक्षसी रूप में पंखों के साथ अपने विशाल किले की ओर उड़ता है। उतरते ही राजकुमारी को लबादे में लपेटे हुए उसका स्वागत उसके लंबे काले बालों और नुकीले कानों वाले अधीनस्थ द्वारा किया जाता है। वर्ज अपने अधीनस्थ गॉर्डन को आदेश देता है कि उसे चौथी मंजिल पर रखा जाए। गॉर्डन यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसे काल कोठरी में नहीं भेजा जा रहा है, लेकिन वर्ज समझाता है कि चूंकि उसने विरोध नहीं किया इसलिए उसे कुछ रियायत दी जाएगी। इसी बीच राजकुमारी खुशी से हाथ हिलाती है। कुछ ही देर बाद गॉर्डन वर्ज के पास पहुंचता है और कहता है कि उसे कुछ जरूरी सूचना देनी है। दृश्य वर्ज के टावर की चौथी मंजिल पर स्थानांतरित हो जाता है। यह एक विशाल खाली हॉल है जिसकी फर्श ठंडे पत्थरों से बनी है और जहां राजकुमारी हरनान को पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया गया है। वह बर्फीली जमीन पर बैठी है और खुद से बुदबुदा रही है। उसका अपहरण हो चुका है। उसके विचार भटक रहे हैं क्योंकि वह अपनी नई वास्तविकता की तुलना अपने पुराने जीवन से कर रही है। यहां न तो तकिए हैं, न कंबल, न ही महल के बिस्तर जैसे नौकर। वह मन ही मन सोचती रहती है और याद करती है कि यहां फव्वारों वाले सुंदर बगीचे भी नहीं हैं। यकीनन यह जगह उसके राज्य से बिल्कुल अलग है। हालांकि उसके चेहरे पर अचानक शरारत और खुशी के भाव उभर आते हैं। उसके मन में एक नितंब का ख्याल आता है और फिर वह मन ही मन कहती है, यह इतना बुरा भी नहीं है। वर्ज के पास वापस आकर गॉर्डन उसे 20 टावर से आए निमंत्रण के बारे में बताता है। यह नए दानव राजा के रूप में उसके स्वागत के लिए एक भोज है। वर्ज को संदेह होता है। उसे लगता है कि यह उसे डराने और नवागंतुक की परीक्षा लेने का एक घटिया प्रयास है। कहानी बताती है कि दानव राजा स्वभाव से इतने अभिमानी होते हैं कि सहयोग नहीं करते। हालांकि आर्यन के अभूतपूर्व खतरे ने उन्हें अपना अभिमान त्यागने और एक तनावपूर्ण गठबंधन बनाने के लिए मजबूर कर दिया। वर्ज ने उन्हें कमजोर समझकर नजरअंदाज करने से पहले इस स्थिति पर विचार किया, लेकिन अब नए सदस्य के रूप में वह समझता है कि उसे खेल खेलना ही होगा। वह पहला संपर्क स्थापित करने के निमंत्रण को स्वीकार करने का निर्णय लेता है। निमंत्रण के बाद वर्ज और गॉर्डन 20 टावर पहुंचते हैं, जो घने जंगल के बीचों बीच स्थित लताओं से लिपटी एक विशाल पत्थर की संरचना है। एक विशाल सिंहासन पर सफेद फर, नुकीले पंजे और चमकती लाल आंखों वाला एक दैत्य बैठा है। मेरा नाम ड्रैक्सिन है। मैं दानवों का राजा हूं। ड्रैक्सिन अपनी लंबी उम्र और शक्ति पर गर्व करते हुए कहता है, मैंने इस जगह पर 70 साल तक राज किया है। वर्ज चुपचाप सुनता रहता है, जबकि ड्रैक्सिन उसे तिरस्कारपूर्वक ताना मारता है, तो तुम हो नए दानव राजा? मैंने सुना है तुमने परंपरा का मजाक उड़ाया, लेकिन तुम तो बहुत ही साधारण हो। बेपरवाह होकर वर्ज सीधे पूछता है कि ड्रैक्सिन लड़ाई के लिए आया था और उससे साफ साफ बोलने की मांग करता है। उसके पीछे खड़ा गॉर्डन पहले ही आने पर पछता रहा है। ड्रैक्सिन हंसता है और असली वजह बताता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। आर्कड्यूक आर्किन ने मुझे कहा था कि तुम्हारे आने पर मैं तुम पर नजर रखूं। वर्ज उस नाम पर उपहास करता है और आर्कड्यूक को वह शोर मचाने वाला बूढ़ा पिशाच कहता है। वह उसे बारिश में वहीं छोड़ने का भी सोचता है। इस अपमान से ड्रैक्सिन क्रोधित हो उठता है और चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आर्चड्यूक के बारे में इस तरह बोलने की? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। गुस्से में आकर वह जो मांस खा रहा था उसे वर्ज के पैरों के सामने जमीन पर पटक देता है। अपमानजनक ढंग से ड्रैक्सिन आदेश देता है, इसे चाटो, कर दो और मैं तुम्हारी गुस्ताखी माफ कर दूंगा। वर्ज शांत रहते हुए पूछता है, हे दानवों के राजा, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं यहां क्यों हूं? उपहास करते हुए ड्रैक्सिन जवाब देता है कि क्योंकि उसने दानव राजा रूढ़िवादिता का उपहास किया था। वर्ज के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल जाती है जब वह एक महत्वपूर्ण नियम का जिक्र करता है। खैर, उस मान्यता के अनुसार दानव राजा एक दूसरे को नहीं मार सकते। तुरंत ही वर्ज ने जमीन पर जोर से पैर पटका, जिससे जमीन चकनाचूर हो गई और उसने एक सरल सी हरकत से एक जबरदस्त झटका पैदा कर दिया। उसे एक भयानक लाल आभा निकली जिसने ड्रैक्सिन को हवा में उछाल दिया और सभी को अचंभित कर दिया। लाल रंग से चमकती आंखों के साथ वर्ज पूछता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस नियम का पालन करूंगा? भयभीत और पसीने से तरबतर ड्रैक्सिन के मन में बस यही सवाल उठता है, यह कैसी आभा है? भय से चूर होकर वह जल्दी से संदेश का शेष भाग बताता है। आर्कड्यूक आर्किन ने उसे यह पुष्टि करने का आदेश दिया था कि क्या वर्ज ने किसी राजकुमारी का अपहरण किया है, और यदि 1 महीने के भीतर इसकी सूचना नहीं दी गई तो वह अपना अधिकार खो देगा। जैसे ही वर्ज और गॉर्डन जाने के लिए मुड़ते हैं, वर्ज लापरवाही से कहता है, मैंने पहले ही एक राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। ड्रैक्सिन के आश्चर्य के बीच वर्ज ने घमंडी अंदाज में अपनी बात जारी रखी, लेकिन वह मुझे पसंद है। ड्रैक्सिन और उसके सभी जानवर पूरी तरह से अवाक रह गए।
दृश्य फिर से वर्ज के बर्फीले सुनसान टावर पर लौटता है, जिसकी खिड़कियों से हल्की लाल रोशनी निकल रही है। अपने सिंहासन कक्ष में गॉर्डन वर्ज की प्रशंसा करते हुए कहता है कि उसने एक दानव राजा की शान को बखूबी प्रदर्शित किया है। वर्ज इस प्रशंसा को नजरअंदाज कर देता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि ड्रैक्सिन उन्हें फिर कभी परेशान नहीं करेगा। फिर भी वर्ज जानता है कि उन्हें तैयार रहना होगा। वह गॉर्डन को राजकुमारी का हालचाल जानने का आदेश देता है, जबकि वह सोचता है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। गॉथिक शैली की खिड़की के बाहर बर्फ गिर रही है। शांत और गंभीर मुद्रा में वर्ज अपने सिंहासन पर चिंतित होकर बैठा है। वह मानता है कि स्थिति समस्याग्रस्त है और यदि अन्य दानव राजाओं का भी यही रुख रहा तो मामला और भी पेचीदा हो जाएगा। दृढ़ आंखों से वह स्वीकार करता है कि रूढ़िवादिता का उपहास करने के परिणाम अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर होंगे, लेकिन वह अपने फैसले पर फिर से जोर देता है और कहता है कि वह बिना किसी झिझक के यही चुनाव करेगा। गर्व से भरा और परंपराओं से बेपरवाह वर्ज कहता है, मैं कचरे के सामने सिर झुकाने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। वर्ज अपनी स्थिति का जायजा लेता है और एक निम्न श्रेणी की राजकुमारी का अपहरण करके कुछ 100 दानव ऊर्जा अंक ही हासिल करने की उम्मीद करता है, क्योंकि वह इसे सबसे सुरक्षित तरीका मानता है। लेकिन स्क्रीन पर एक चौंकाने वाली खगोलीय संख्या दिखाई देती है, 13 से 19 अंक। वर्ज पसीने से तरबतर होकर जम जाता है। 13,000? मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स क्यों हैं? घबराहट बढ़ने के साथ ही एक सूचना दिखाई देती है। आपको 20 टावर से एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश मिला है। उसके सामने एक संदेश आइकन तैरता हुआ दिखाई देता है। ड्रैक्सिन की वादा की गई रिकॉर्डिंग। इसे खोलते हुए ड्रैक्सिन अब बनावटी सौहार्दपूर्ण लहजे में बोलता है, नए दानव राजा, मैं आपको बधाई देने के लिए यह भेज रहा हूं। हालांकि हमारी पहली मुलाकात आदर्श नहीं थी, लेकिन आपके वरिष्ठ होने के नाते मुझे आपको यह देना चाहिए। वर्ज ड्रैक्सिन को बोलते हुए देखता है, जो स्वीकार करता है कि ऑरीन में वर्ज ने जो हासिल किया वह आसान काम नहीं था और वह प्रभावित है। वह सोचता है कि क्या रूढ़िवादिता का वर्ज का उपहास मात्र एक दिखावा था। जैसे ही वर्ज सुनता है, उसके मन में एक भयानक संदेह पैदा होता है। घबराहट से उसका चेहरा तन जाता है। कुछ तो गड़बड़ है। उसी क्षण गॉर्डन बेतहाशा दौड़ता हुआ हॉल में आता है और चिल्लाता है, राक्षस राजा, हमारे सामने एक मुसीबत है। 4थी मंजिल। ये तो दृश्य एक रमणीय स्वर्ग का रूप ले लेता है। रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं और निर्मल जल का झरना बह रहा है। 4थी मंजिल पूरी तरह से बदल गई है। वर्ज की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अविश्वास भरी है। वह जो कुछ देखता है उससे पूरी तरह स्तब्ध होकर सही शब्द भी नहीं ढूंढ पाता। एक सिस्टम विंडो खुलती है। एक सिस्टम विंडो इसकी पुष्टि करती है। वर्ज टावर, 4थी मंजिल, स्थिति, नागरिकता प्रक्रिया जारी है। उनकी आंखों के सामने बैरन हॉल धीरे धीरे एक जीवंत प्राकृतिक स्वर्ग में परिवर्तित हो रहा है। वहां अपनी रचना के केंद्र में राजकुमारी खड़ी है। कीचड़ और अग्नि, वायु और बादलों की दैवीय आत्माओं से घिरी वर्ज को भय के साथ एहसास होता है कि उसने एक जादुई टावर के अंदर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर दिया है। वर्ज समझता है कि ऐसा कारनामा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने चारों तत्वों पर महारत हासिल कर ली हो। उसे 13वीं राजकुमारी के महल की यात्रा याद आती है, लेकिन वह जानता है कि पूरे महाद्वीप में केवल एक ही आध्यात्मिक साध्वी ऐसा कर सकती है। अंततः वह उससे सीधे सामना करता है। तुम 13वीं राजकुमारी नहीं हो। हरनान एक स्लाइम को प्यार से सहलाते हुए शांत भाव से जवाब देता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, तुमने मुझे एलेना समझ लिया। वर्ज का चेहरा घबराहट से भर उठता है, क्योंकि आखिरकार उसके दिमाग में सारी बातें जुड़ जाती हैं। रुको, कहीं तुम ये तो नहीं कह रही हो? गर्व से भरी शरारती मुस्कान के साथ वह अपनी असली पहचान बताती है। सही, मेरा नाम हरनान हिल्डुरिन है। मैं हिल्डुरिन राज्य की प्रथम राजकुमारी हूं। दृश्य नाटकीय रूप से हिल्डुरिन राज्य में बदल जाता है, जहां यह खबर बिजली की तरह फैलती है। प्रथम राजकुमारी का अपहरण एक दानव राजा ने कर लिया है। हिल्डुरिन के राजा, हरनान के पिता, पहले से ही क्रोधित हैं। उनकी आंखें लाल हैं। मेरी प्रिय राजकुमारी हरनान का अपहरण करने की हिम्मत किसने की? सभी महान नायकों और पूरी शाही सेना को इकट्ठा करो। अभी कवचधारी योद्धा युद्ध की तैयारी करते हैं, तभी राजा का अंतिम आदेश उग्र क्रोध से गूंज उठता है। हम उस मूर्ख राक्षस राजा का सिर काट देंगे। मेरी बेटी को वापस लाओ। टावर पर वापस आकर राजकुमारी हरनान हिल्डुरिन ने अपने बंदी बनाने वाले को चुनौती देते हुए साहसपूर्वक मुस्कुराया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? वर्ज हैरान है। अपनी तीव्र इंद्रियों के बावजूद वह राजकुमारी की अपार शक्ति को पहचान नहीं पाया। एक विलक्षण प्रतिभा का धनी जादूगर, वह सोचता है कि राजकुमारी ने उसे कैसे धोखा दिया। हरनान उसका रहस्य उजागर करती है। एक अंगूठी,
एक प्राचीन शाही अवशेष जो उसे अपनी माना शक्ति को पूरी तरह से छिपाने की अनुमति देता है, जिससे वह अदृश्य हो जाती है। उसके स्पष्टीकरण से संतुष्ट होकर वह सीधे पूछती है, मानो एक बार फिर उसकी परीक्षा ले रही हो, तो क्या तुम मुझे वापस लौटाने का इरादा रखते हो? वर्ज स्थिति पर विचार करता है। उसे अभी वापस लौटाने से वह अन्य राज्यों के सामने कायर प्रतीत होगा। इससे भी बुरा यह होगा कि राक्षसी ऊर्जा का संचय करना और भी कठिन हो जाएगा। दृढ़ निश्चय के साथ वह अपना निर्णय लेता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। वह इस योजना का अंत तक पालन करेगा। सिस्टम अलर्ट चमकता है जो वर्ज का पता लगाता है और उसके वर्तमान राक्षसी ऊर्जा अंक प्रदर्शित करता है। वर्ज उसे शांत भाव से बताता है कि उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वह 13वीं राजकुमारी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अब भी उसकी रानी है। हरनान उसे शांत, लगभग प्रसन्न भाव से देखता है। उसकी प्रतिक्रिया किसी भयभीत कैदी जैसी बिल्कुल नहीं है। दृश्य समृद्ध हिल्डुरान साम्राज्य में बदल जाता है, जहां यह खबर पहले ही सिंहासन तक पहुंच चुकी है। क्रोध से व्याकुल हिल्डुरान का राजा अपने सैनिकों को उस मूर्ख राक्षस राजा को मारने और अपनी राजकुमारी को वापस लाने का आदेश देता है। एक घबराया हुआ मंत्री उसे शांत करने की कोशिश करता है और समझाता है कि उन्हें अभी तक पता नहीं चला है कि इसके लिए कौन सा दानव राजा जिम्मेदार है और गश्त दल पहले ही जांच में जुट चुके हैं। लेकिन क्रोधित राजा उन पर चिल्लाता है कि जल्दी करो। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है, जबकि उसके सैनिक निष्क्रिय बैठे हैं। एक अन्य मंत्री, चश्मा पहने हुए एक विश्लेषणात्मक व्यक्ति, हस्तक्षेप करते हुए बताते हैं कि इस स्थिति में कुछ गड़बड़ है। वे कामवासना के दानव राजा से जुड़ी एक हालिया घटना का जिक्र करते हैं। वे समझाते हैं कि कामवासना के दानव राजा ने बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया और वीरों द्वारा मारा गया। उस स्पष्ट चेतावनी के बावजूद तुरंत बाद किसी अन्य दानव राजा द्वारा राजकुमारी का अपहरण करना अत्यंत संदिग्ध है। शाही परिषद स्तब्ध रह जाती है। अंततः उन्हें स्थिति का तर्क समझ में आ जाता है। मामला जितना दिखता है उससे कहीं अधिक जटिल हो सकता है। सिंहासन को पकड़ते हुए राजा का हाथ कांप रहा था। उसके भीतर हताशा और क्रोध का उबाल चल रहा था, जिससे वह दांत पीस रहा था। अंत में वह एक सरल निष्कर्ष पर पहुंचा। यदि यह जात दानव राजाओं में से एक नहीं है, तो यह कोई नया अज्ञात दानव राजा ही होगा। उसी क्षण एक योद्धा सिंहासन कक्ष में प्रवेश करता है। उन्होंने टेलीपोर्टेशन जादू के निशान पाए हैं। रास्ता उत्तर दिशा में और ग्रिस्ट पर्वतमाला की ओर जाता है। राजा के चेहरे पर हैरानी और अविश्वास के भाव उभर आते हैं। और ग्रिस्ट पर्वतमाला? यह तो महाद्वीप का सबसे खतरनाक और दूरस्थ स्थान है। दृश्य अचानक बर्फ से ढके सुनसान उर्ग्रिस्ट पर्वत पर पहुंच जाता है, जहां एक अकेला भयावह टावर खड़ा है, वर्ज का टावर। अंदर वफादार लेकिन चिंतित अधीनस्थ गॉर्डन डेरेक अपनी चिंता व्यक्त करता है। हिल्डुरन सेना जल्द ही आ जाएगी और उसे संदेह है कि उसका स्वामी अकेले उनका सामना कर पाएगा। विर्ज बिना किसी भय के आत्मविश्वास से मुस्कुराता है। पूर्ण शांति के साथ वह समझाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि हिल्डुरन साम्राज्य कभी भी इस स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा। उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता है। गॉर्डन असमंजस में पड़ जाता है। नक्शे के सामने खड़े होकर वर्ज अपनी रणनीति का रहस्य उजागर करता है। उसका टावर महाद्वीप के सुदूर उत्तर में स्थित है, जबकि हिल्डुरन सुदूर दक्षिण में है। उनके बीच की विशाल दूरी और अनेक राष्ट्रों के कारण सीधा हमला असंभव है, जिससे उन्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता है। वर्ज गर्व से मुस्कुराता है। वह जानता है कि राष्ट्र कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, जिसका अर्थ है कि हिल्डुरन को एक वीर संघ की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसा कि वर्ग ने भविष्यवाणी की थी, हिल्डुरन के राजा के पास कोई विकल्प नहीं बचता। हताशा में वह अपने मंत्रियों को नायक से संपर्क करने का आदेश देता है। ठीक होने के बाद दृश्य नायकों के संघ के विशाल किले में स्थानांतरित हो जाता है। बर्फ से ढके परिदृश्यों से घिरे नायक और भाड़े के सैनिक एक मिशन बोर्ड के चारों ओर जमा होते हैं। राजकुमारी हरनान के अपहरण का पोस्टर तब हंगामा मचा देता है जब गंतव्य का खुलासा होता है। और ग्रेस्ट प्रतिक्रियाएं तुरंत और बड़े पैमाने पर नकारात्मक होती हैं। भाड़े का सैनिक साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि उसने राक्षसों से भरे बंजर इलाके में मरने के लिए भर्ती नहीं कराया था। दूसरा मुस्कुराता है और कहता है कि हिल्डुरन के राजा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच वर्ज ने सब कुछ पहले ही भांप लिया था। हीरो गिल्ड हिलेगा नहीं। उन्हें सिर्फ पैसे की परवाह है और वे बेतहाशा भारी इनाम के बिना इतने खतरनाक मिशन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए वर्ज ने अपना अड्डा वहीं बनाने का फैसला किया। गॉर्डन अपने गुरु की दूरदर्शिता से चकित है। वर्ज ने न केवल हर बात पर विचार किया, बल्कि नियमों की अनदेखी करने के बावजूद ऐसा लगता है कि उसे अराइन मानव जगत का अविश्वसनीय रूप से गहरा ज्ञान है। गॉर्डन सोचता है कि क्या वर्ज का ज्ञान इतना गहरा और सटीक है?
क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे पहले भी ऐसा ही था। हिल्डुरन सिंहासन कक्ष में राजा हताशा से भड़क उठता है। वह अविश्वास से दहाड़ता है कि एक भी नायक यह काम स्वीकार नहीं करेगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई खुद को हीरो कहने की? एक मंत्री ने गहरी आह भरते हुए कड़वी सच्चाई बताई। अराइन में कई हीरो हो सकते हैं, लेकिन वे कर्तव्य से ज्यादा मुनाफे की परवाह करते हैं, इसीलिए वे अपने मिशन को लेकर बेहद चुनिंदा होते हैं। इसी बीच वर्ज अपने सिस्टम इंटरफेस की जांच करता है। वह जानता है कि राज्य को उपयुक्त नायकों को इकट्ठा करने में समय लगेगा और उससे भी अधिक समय उन्हें उसके दूरस्थ स्थान तक पहुंचने में लगेगा। अपने सिंहासन पर बैठे हुए वर्ज स्वीकार करता है कि अपनी श्रेष्ठता के बावजूद उसकी वर्तमान राक्षसी शक्ति नायकों की पूरी सेना का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसके मन में एक भयावह स्मृति कौंध जाती है। वे नायक जिन्होंने अतीत में उसे हराया था। वह उस डर को भली भांति जानता है और वह उन्हें फिर कभी कम नहीं आंकेगा। एक नई योजना के साथ वर्ज ने गॉर्डन को एक चौंकाने वाला आदेश दिया। ड्रैक्सन से संपर्क करो, वह इंसानी पैसों के बदले राक्षसी ऊर्जा बेचेगा। गॉर्डन चौंक कर जम जाता है, फिर अविश्वास से चीख उठता है। राक्षसी ऊर्जा बेचना? यह विचार तो ईशनिंदा है। घबराए हुए गॉर्डन ने वर्ज को राक्षसी ऊर्जा का महत्व याद दिलाया। यह सपनों की मुद्रा है जो विभिन्न प्रजातियों को पार करने, टावर के कार्यों को अनलॉक करने और राक्षसों को बुलाने में सक्षम है, और वह इसे मात्र मानवीय धन के बदले बेचना चाहता है। लेकिन वर्ज टस से मस नहीं होता। वह जानता है कि ड्रैक्सन मोटी रकम चुकाएगा। वह अपनी वर्तमान ऊर्जा से नायकों को नहीं रोक सकता, लेकिन मानवीय शक्ति से रोक सकता है। उसके पास कुछ और भी है। दृश्य ओटेनवार की ओर मुड़ता है, जो खतरनाक और ग्रेस पर्वतमाला के पास स्थित एक हलचल भरा किला शहर है और वर्ग का अगला गंतव्य है। काले लबादे में छिपा हुआ वर्ग शहर के द्वार की ओर बढ़ता है, जहां दो रक्षक उसे अंदर जाने से रोकते हैं। जब वे उससे पूछते हैं कि वह कौन है, तो वर्ग शांत भाव से उत्तर देता है कि वह एक भाड़े का सैनिक है। रक्षकों को शक होने लगता है। भला कौन सा भाड़े का सैनिक अकेले ही उर्ग्रेस पर्वतमाला में जाने की हिम्मत करेगा? वर्ज ने लापरवाही से एक सोने का सिक्का हवा में उछाला। एक पहरेदार ने उसे पकड़ लिया और हैरानी से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक साहसिक और कारगर रिश्वत। इसका असर तुरंत होता है। पहरेदार सोने को घूरते रहते हैं। तभी वर्ज उनके पास से गुजरता है और व्यंग्य भरे लहजे में पूछता है कि क्या उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। अंदर पहुंचकर वर्ज चहल पहल भरे चौक का जायजा लेता है। वह जानता है कि वह इस जगह को अकेले पार नहीं कर सकता, इसलिए उसका पहला लक्ष्य एक गाइड ढूंढना है। उसकी खोज उसे स्कारलेट फाल्कन मर्सिनरी गिल्ड तक ले जाती है। शोरगुल भरे सराय के अंदर बियर की गंध और वहां जमा हुए भाड़े के सैनिकों के जोर जोर से किए गए बखान की गूंज हवा में फैली हुई है। एक व्यक्ति मेज पर पैर रखकर आराम से बैठा है, जो उस माहौल को बखूबी दर्शाता है। वह शेखी बघारता है कि उसका जीवन कितना आसान है, सैनिकों को कठिन लड़ाई लड़ने के लिए छोड़कर। जबकि वे राक्षसों से लड़ते हैं, वह बाद में आराम से लूट का माल बटोर लेता है। कम से कम जोखिम के साथ अधिकतम लाभ प्राप्त करने की यही मानसिकता उनकी बातचीत में हावी है। इसी बीच सराय में चर्चा अफवाहों की ओर मुड़ जाती है। एक भाड़े का सैनिक उर्ग्रेस्ट पर्वतों में एक नए दानव राजा के बारे में आई खबरों का मजाक उड़ाता है और उन्हें झूठा बताता है, क्योंकि दानव राजा हमेशा अपने टावर ऐसी जगहों पर बनाते हैं जहां नायकों की पहुंच आसान हो। उसका साथी आगे कहता है कि उसने तो यह भी सुना है कि दानव राजा ने हिल्डुरिन की राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। पहले भाड़े के सैनिक ने उपहास उड़ाते हुए कहा कि एक दानव राजा का सिर्फ एक राजकुमारी का अपहरण करने के लिए पूरे महाद्वीप को पार करना हास्यास्पद है। दूसरे भाड़े के सैनिक ने अधिक ठोस जानकारी देते हुए बात काट दी। उसने सुना था कि हीरो गिल्ड ने गंतव्य का पता चलने के बाद काम ठुकरा दिया था, लेकिन संशयवादी भाड़े के सैनिक ने इसे एक दिखावा बताकर खारिज कर दिया और दावा किया कि यह हीरो गिल्ड की कीमत बढ़ाने की एक चाल मात्र है। चूंकि राजकुमारी का उत्तराधिकारी एक अनमोल खजाना है, इसलिए यह मिशन एक तरह से सोने की खान है। सभी लोग व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि पैसे की बात आने पर हीरो गिल्ड किस तरह पागल हो जाता है। उनकी हंसी के बीच उनके पीछे एक काली, खामोश मौजूदगी प्रकट होती है। सब कुछ सुन लेने के बाद वर्ज द्वेषपूर्ण मुस्कान के साथ कहता है, मैं समझ गया, तो यही सब चल रहा है। हंसता हुआ भाड़े का सैनिक पीछे मुड़ता है और डर से चीखता है। तुरंत ही सराय में मौजूद अन्य भाड़े के सैनिक अपने हथियार निकाल लेते हैं और घुसपैठिए को घेर लेते हैं। उससे पूछते हैं कि वह कौन है। वर्ज उन्हें शिकारी मुस्कान के साथ देखता है। वह कहता है,
लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है, और तय करता है कि ये लोग मार्गदर्शक के तौर पर एकदम सही हैं। फिर वह एक खौफनाक आदेश देता है, एक को यहीं छोड़ दो, बाकी को बाहर। उसकी धृष्टता से क्रोधित होकर भाड़े के सैनिकों का एक समूह उस पर टूट पड़ता है और चिल्लाता है कि वह जिंदा नहीं बचेगा। बिजली की तेजी से वर्ज क्रूर और सटीक वारों से पहले हमलावरों को निष्क्रिय कर देता है। उसकी अपार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पूरा इलाका अराजक हिंसा में तब्दील हो जाता है। वर्ग एक काले बवंडर की तरह आगे बढ़ता है और अपनी बेरहमी से दर्जनों भाड़े के सैनिकों को ढेर कर देता है। सबसे बड़े और ताकतवर भाड़े के सैनिकों में से एक ने पीछे से लाठी से वर्ग पर हमला करने की कोशिश की। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वर्ग ने बड़ी आसानी से हमले को रोक दिया और इस प्रक्रिया में लाठी को तोड़ दिया। विर्ज की आंखें धमकी भरे लाल रंग से चमक रही थीं और उसने पलटवार किया। उसकी मुट्ठी एक काली आभा से घिरी हुई थी। भाड़े के सैनिक का चेहरा घोर भय से विकृत हो गया, यह महसूस करते हुए कि वह एक ऐसे प्राणी का सामना कर रहा है जो मानवीय समझ से परे है। दहशत में आकर बचे हुए लोग सराय से भागने लगे, नरसंहार से बचने के लिए बेताब कोशिश कर रहे थे। कैमरा भाड़े के सैनिक के नजरिए से अराजकता को दिखाता है। वर्ज ने उसे बख्शने का फैसला किया। लाशें हवा में उड़ रही हैं और कभी घमंडी नेता अब डर से अपना सिर पकड़े जमीन पर कांप रहा है। भयभीत होकर भाड़े का सैनिक किसी तरह एक शब्द बुदबुदा पाया, राक्षस। वर्ज का चेहरा एक भयानक मुस्कान से चमक उठा। उसकी आंखें राक्षसी ऊर्जा से दमक उठीं। सराय के बाहर चीखें और तबाही की आवाजें गलियों में गूंज उठीं। राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दो लोग, जिनमें से एक जादूगर है, उदासीनता से देख रहे हैं। वह कहती है, वे फिर से लड़ रहे हैं। उसका साथी जवाब देता है, वे कभी नहीं थकते। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि अभी अभी एक तरफा नरसंहार हुआ है। अंदर जाकर सराय का फर्श बेहोश शरीरों से भरा पड़ा है। वर्ज भयभीत भाड़े के सैनिक के ऊपर सुरक्षित खड़ा है, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा है। निर्मम शांति से वर्ज उससे कहता है कि डरो मत, अगर वह कुछ सवालों के जवाब दे दे तो वह उसकी जान बख्श देगा। वह आदमी घबराकर सिर हिलाता है। फिर वर्ज पूछता है, गुलामों का बाजार कहां है? दृश्य एक आलीशान हवेली में बदल जाता है, जिसमें फव्वारे और लोहे के द्वार हैं। एक बॉल डांस चल रहा है जो उस जगह के घिनौने धंधे यानी गुलामों के बाजार से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अपने वादे के मुताबिक डरा हुआ भाड़े का सैनिक वर्ज को शहर से होते हुए एक सुनसान और आलीशान हवेली तक ले जाता है, जो गुलामों के बाजार के मुखौटे के रूप में काम करती है। अंदर आते ही एक व्यापारी ने वर्ग का स्वागत किया और गर्व से अपनी पहली भेंट मानव दासों से भरा एक पिंजरा पेश किया। चिकनी मुस्कान के साथ व्यापारी ने पूछा कि क्या वे उसे पसंद आए, और उसे उम्मीद थी कि बिक्री आसान होगी। वर्ग ने उन मानव दासों को उदासीनता से देखा और व्यापारी से पूछा कि क्या उसके पास कुछ और दुर्लभ वस्तु है। वह सोने से भरा एक भारी थैला उछालता है, जिसे व्यापारी आश्चर्य और लालच से पकड़ लेता है। चौड़ी मुस्कान के साथ उसका सोने का दांत चमक रहा होता है। व्यापारी उत्सुकता से जवाब देता है, जी हां, बिल्कुल, कृपया इधर आइए। जैसे जैसे वर्ज व्यापारी का पीछा करता है, वह व्यंग्यपूर्ण ढंग से सोचने लगता है। वह सोचता है कि अपने अधीनस्थों के मारे जाने के बाद भी वह आदमी ऐसा चेहरा कैसे बनाए रख सकता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मूलतः धन की लालसा रखने वाले मनुष्यों और राक्षसी शक्ति की लालसा रखने वाले राक्षसों में कोई अंतर नहीं है। वे पत्थर की सीढ़ियों से उतरकर बाजार के एक अंधेरे और गुप्त हिस्से में जाते हैं। व्यापारी वर्ज को एक लकड़ी के दरवाजे तक ले जाता है और कहता है कि खास सामान इसके पीछे है। गॉर्डन के साथ हुई पिछली बातचीत की एक याद से वर्ज की असली योजना का पता चलता है। जब गॉर्डन ने पूछा कि वह इंसानी मुद्रा का क्या करेगा, तो वर्ज ने एक धूर्त मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं गुलाम खरीद सकता हूं, उन विदेशी नस्लों के गुलाम जिन्हें इंसानों ने बंदी बना लिया है। वर्ज ने अपने लक्ष्य का स्पष्ट उल्लेख किया। ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध एक बौना आदर्श रहेगा। चित्र में हरे बालों वाला एक बौना, ग्रेनाडा, जंजीरों में जकड़ा और मुंह पर पट्टी बांधे हुए, अपनी कोठरी की सलाखों से घृणा भरी निगाहों से घूरता हुआ दिखाया गया है। बौने को देखते हुए वर्ज खरीद का अंतिम उद्देश्य बताता है, मैं उस बौने को जासूस बनाकर नायकों के बीच अराजकता फैलाऊंगा। अचानक दृश्य हिल्डुरन के सिंहासन कक्ष में लौटता है। एक दूत घोषणा करता है, उद्धारकर्ता आ गया है, वीर कारगिल यहां है।
राहत महसूस करते हुए राजा ने विश्वास जताया कि कारगिल यह मिशन स्वीकार कर लेगा। चमकते कवच में लिपटा हुआ वीर कारगिल राजा के सामने आत्मविश्वास से घुटने टेकता है। वह राजकुमारी को बचाने और दानव राजा का सिर वापस लाने की कसम खाता है। दृढ़ संकल्प और न्याय की भावना उसकी आंखों में झलकती है। कारगिल अपनी मुट्ठी सीने पर रखकर न्याय के नाम पर अपनी कसम पूरी करता है और अपरिहार्य टकराव के लिए मंच तैयार करता है। इसी बीच दानव राजा विर्ग अपने अधीनस्थ से अपनी योजना पर चर्चा करता है। उसकी रणनीति यह है कि पिंजरे में कैद बौने का इस्तेमाल जासूस के तौर पर करके नायकों को भ्रमित किया जाए। उसका अधीनस्थ कहता है कि यह योजना कारगर होगी क्योंकि बौने अपनी मासूमियत के लिए जाने जाते हैं। जैसे ही हम ग्रेनाडा के मुंह पर पट्टी बंधे हुए उसके शरीर का क्लोजअप देखते हैं, दृश्य फिर से दास बाजार की ओर मुड़ जाता है। वर्ग 2 दास व्यापारियों का सामना करता है और घोषणा करता है कि वह बौने को खरीदने आया है। वह कहता है कि उसका अधीनस्थ भुगतान करेगा, जिससे व्यापारी स्तब्ध रह जाते हैं। धमकाने वाली निगाहों से देखते हुए वर्ग पूछता है कि क्या उन्हें कोई आपत्ति है। भयभीत व्यापारी तुरंत सहमत हो जाता है, जबकि उसका साथी घबराकर भुगतान की तैयारी करता है। वर्ज उन दोनों को कमरे से बाहर जाने का आदेश देता है और कहता है कि उसे बौने से कुछ पुष्टि करनी है। व्यापारी चेतावनी देता है कि बौना हिंसक हो सकता है। वर्ज चेतावनी को अनसुना कर देता है और कहता है कि अगर कुछ भी हुआ तो व्यापारी को ही भुगतान करना पड़ेगा। व्यापारी के पास सहमत होने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वह स्पष्ट रूप से नाराज होता है। व्यापारियों के चले जाने के बाद वर्ज उस पिंजरे के पास जाता है जहां ग्रेनाडा जंजीरों में जकड़ी जमीन पर बैठी है। वर्ग अपनी राक्षसी शक्ति का उपयोग करके ग्रेनाडा को बंधनों से मुक्त कर देता है। ग्रेनाडा स्तब्ध होकर अपने चारों ओर फैली अंधकारमय शक्ति को महसूस करता है। उस ऊर्जा को भांपते हुए वह समझ जाता है कि वर्ग एक दानव है और क्रोधित होकर पूछता है कि एक दानव का एक बौने से क्या संबंध हो सकता है। सलाखों के बाहर से वर्ज एक प्रस्ताव रखता है, मनुष्यों से बदला लेने का मौका। ग्रेनाडा को यह प्रस्ताव लुभावना लगता है, लेकिन वह जवाब देता है कि वह राक्षसों पर उसी तरह भरोसा नहीं कर सकता जैसे वह मनुष्यों पर भरोसा नहीं करता। वर्ग इस बात पर जोर देता है कि वह अलग है। वह एक समझौता प्रस्तावित करता है। यदि ग्रेनाडा ठीक 50 वर्षों तक वफादार रहता है तो वह उसकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देगा। वर्ग आगे कहता है कि एक एल्फ के लिए 50 साल कोई लंबी अवधि नहीं है और मनुष्यों द्वारा अपमानित होने से यह कहीं बेहतर भाग्य है। ग्रेनाडा को यह बात समझ नहीं आती। वह वर्ग को याद दिलाता है कि उसी जैसे राक्षस दुनिया को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनौती भरी निगाहों से देखते हुए ग्रेनाडा सीधे पूछता है कि वह वर्ज पर भरोसा कैसे कर सकता है। ग्रेनाडा कहता है कि एक दानव का किसी कल्पित बौने से मदद मांगना ही अपने आप में संदेहजनक है। वर्ज को एहसास होता है कि कल्पित बौना सही कह रहा है और उसका तर्क संगत है। कुछ देर सोचने के बाद वर्ज ने चालाकी से मुस्कुराते हुए अपनी रणनीति बदल दी। बहुत अच्छा, तो चलिए इसे इस तरह करते हैं। वर्ग जादुई अनुबंधों की एक पुस्तक निकालता है और एक गीत बनाता है।